हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का हमारा यूट्यूब चैनल मिशन 2 पे। तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम लोग क्लास 9th का विज्ञान का मॉडल सेट 1 को करने जा रहे हैं। ठीक है, और ये जो मॉडल सेट है बच्चों, ये प्रीवियस ईयर मॉडल क्वेश्चन है। ये 2020 और 21 का मॉडल क्वेश्चन है। ये 2020 और 21 का मॉडल क्वेश्चन करवाने का मेरा एक ही उद्देश्य है कि आप लोग का एग्जाम जो है बेहतर से बेहतर हो सके। ठीक है, तो मैं बारी बारी से इस क्लास 9th का सारे सब्जेक्ट का मॉडल सेट 1 और मॉडल सेट 2 को पूरा का पूरा कंप्लीट करवा दूंगा। ठीक है, तो आप हमारे चैनल पे बने रहें बच्चों। आप अगर हमारे चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं और बेल आइकन बटन को नहीं दबाए हैं, तो आपकी इच्छा है, आपको पढ़ना है तो बिल्कुल ज़रूर दबाएंगे। ठीक है, तो देखिए, और आपको अगर 2021 और 22 का मॉडल सेट को देखना है बच्चों, तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, वहां से जाकर आप देख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग 20 और 21 का सारे मॉडल पेपर को कंप्लीट करेंगे, फिर 21 और 22 का भी हम लोग कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा लेट ना करते हुए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखिए, क्वेश्चन यहाँ पे टोटल क्वेश्चन जो हम लोग करेंगे 40 क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, और बारी बारी से सारे क्वेश्चन को हम लोग एक्सप्लेन करके पूरा क्वेश्चन को भी समझेंगे। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन आप लोग का आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है बच्चों। ठीक है, तो जरूर शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा इस वीडियो को। ठीक है, चलो तो देखिए, सबसे पहले पहला क्वेश्चन ही क्या है? दूध है, मिल्क इज क्या है? द्रव है, ठोस है, गैस है या बेस है? बताओ, यहाँ पे लिक्विड है, सॉलिड है या गैस है? जल्दी से बताओ, यहाँ पे दूध क्या है? तो दूध कैसा होता है बच्चों? लिक्विड होता है ना, पानी के जैसा होता है, द्रव होता है। ठीक है, तो ये कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन इसका 1 नंबर हो जाएगा। दूध पत्थर थोड़े होता है, ठोस थोड़े होता है ना। दूध क्या होता है? लिक्विड होता है, द्रव होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलो दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है? गैस के कणों के बीच आकर्षण बल होता है। तो देखिए, जितना भी पदार्थ आप लोग के है बच्चों, ठीक है, ठोस हो या द्रव हो या गैस हो, उसमें कण होते हैं। तो कण कहीं कहीं नजदीक होता है और कहीं कहीं दूर दूर होता है। तो गैसों में कणों का बीच का आकर्षण बल क्या होता है? कम कम होता है या ज्यादा ज्यादा होता है? ठीक है, तो गैस में जो होता है दूर दूर में होता है। कण कहाँ कहाँ होता है? दूर दूर में होता है। इसका आकर्षण बल क्या होता है? थोड़ा कम होता है। ठीक है, आकर्षण बल, जिसमें आकर्षण बल ज्यादा होगा वो तो कण सटा सटा होगा। तो ये इसका आकर्षण बल कम होता है, इसीलिए इसका कण क्या होता है? दूर दूर होता है। इसीलिए तो हम लोग हवा में अपने हाथों को फैला सकते हैं ना, हम लोग हाथ से ऐसे हवा में तैरा सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप बोलेंगे पत्थर में जाके हाथ को ऐसे करो तो कर पाएंगे नहीं, क्योंकि उसके कण नजदीक होते हैं। ठीक है, तो इसका आकर्षण बल क्या होता है? कम होता है बच्चों। ठीक है, गैसों के कणों के आकर्षण बल कम होता है, इसलिए दूर दूर होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। बर्फ का एक टुकड़ा जल की सतह पर तैरते रहता है, क्योंकि तो बर्फ का एक टुकड़ा है वो क्या होता है? पानी के ऊपर तैरते रहता है। क्यों तैरता है? तो ऑप्शन है, यह जल से भारी होता है, बर्फ और जल का घनत्व समान होता है, बर्फ जल से हल्का होता है, बर्फ का घनत्व जल से अधिक होता है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन नंबर 3। बर्फ जल से हल्का होता है, हल्का होता है तब तो तैरता है, भारी होता है तो डूब नहीं जाता है ना, तो हल्का होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन में। देखिए 4 नंबर क्या है? गर्म करने पर गैस का आयतन क्या होता है? ठीक है, तो यहाँ पे बढ़ता है, इंक्रीज होता है, डिक्रीज होता है या नेवर चेंजेस होता है, यानी कि घटता है या अपवर्तित होता है? बताइए जल्दी से। तो गर्म करने पर गैस का आयतन जो होता है बच्चों, वो क्या होता है? इंक्रीज होता है, बढ़ता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। निम्नलिखित में कौन कपड़ा गर्मियों के समय अधिक आरामदेह होता है? ठीक है, बचपन से आपको इसको पढ़ते आ रहे होंगे। ठीक है, पॉलिस्टर कपड़ा है, सिल्क कपड़ा या सूती या सिंथेटिक? ठीक है, तो सूती कपड़ा। गर्मियों में कैसी कपड़ा पहनना चाहिए? सूती कपड़ा पहनना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्या लिखा हुआ है? प्रोटॉन कण होते हैं। तो प्रोटॉन कण कैसा होता है? धनावेशित होता है, ऋणावेशित होता है या आवेशहीन होता है या इनमें से कोई नहीं? ठीक है, तो जो प्रोटॉन होता है बच्चों, वो क्या होता है? पॉजिटिव होता है। ठीक है, प्रोटॉन जो होता है पॉजिटिव होता है, और इलेक्ट्रॉन होता है नेगेटिव होता है, और न्यूट्रॉन जो होता है वो कुछ नहीं होता है। ठीक है, ना माइनस होता है ना प्लस होता है। तो प्रोटॉन पूछ रहा है, तो प्रोटॉन क्या होता है? धन होता है। ठीक है, प्लस होता है, धन आवेशित, देखिए पॉजिटिव होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट हो जाएगा। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पूछा तो ऋण आवेशित तुरंत कर देंगे, है ना। तो प्रोटॉन पूछा तो हम लोग धन आवेशित करके आगे बढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग।
परमाणु भार होता है। तो परमाणु भार किसके बराबर होता है? n के बराबर, p के बराबर, या n प्लस p के बराबर, या इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों परमाणु भार किसके बराबर होता है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को जब जोड़ देंगे तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? परमाणु भार कहते हैं। ठीक है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को जोड़ देंगे। तो चलिए ऑप्शन नंबर 3 को इसमें लॉक कर देते हैं, है ना। आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, परमाणु के नाभिक में कौन से कण उपस्थित होते हैं? ठीक है, तो परमाणु में आप लोग देखे होंगे इस तरीके से होता है, K, L, N सबका अलग अलग कक्ष होता है। तो इसके जो नाभिक में होता है क्या क्या होता है? इसके नाभिक में जो होता है बच्चों वो क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, है ना। प्रोटॉन P और कौन? N, है ना, दोनों होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इसके नाभिक में होता है, एकदम याद कर लीजिए बच्चों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में, इनमें कौन आक्रिय गैस है? ठीक है, तो आक्रिय गैस किसको बोलते हैं? जो किसी के साथ अभिक्रिया करता ही नहीं है उसको क्या कहते हैं? आक्रिय गैस। तो बताइए यहाँ पे कौन सा गैस आक्रिय है? नाइट्रोजन, नियॉन, क्लोरीन, ऑक्सीजन। ठीक है, तो जिसका परमाणु संख्या, ठीक है, जिसका परमाणु संख्या लास्ट में अगर 8 होता हो, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? आक्रिय गैस। जैसे कि नियॉन का कितना है? 10 है, परमाणु संख्या 10 है, तो इसको हम लोग कैसे करेंगे अलग? 2 और 8। तो 8 जो है ये ना किसी को देगा ना किसी को लेगा, तो इसको क्या बोलेंगे? आक्रिय गैस है। तो जितना भी यहाँ पे है आपका, ठीक है, जितना भी गैस है जिसके परमाणु संख्या लास्ट में अगर 8 होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? आक्रिय गैस है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका 2 राइट हो जाएगा। ठीक है, नियॉन का जो है परमाणु संख्या लास्ट में अगर हम लोग देखें, लास्ट में, शुरू में नहीं, है ना, लास्ट में देखें तो 8 होता है। ठीक है, चलो इसके बाद देखते हैं हम लोग आगे क्वेश्चन, केनाल किरणें किसका किरण पुंज है? ठीक है, तो प्रोटॉन का, इलेक्ट्रॉन का, न्यूट्रॉन का, ठीक है, या अल्फा कण, बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा केनाल किरणें जो होता है किरण पुंज, ये प्रोटॉन का होता है बच्चों। कौन सा होता है? प्रोटॉन का। तो याद कर लीजिए ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं, एक तत्व के समस्थानिक होते हैं। तो एक तत्व के समस्थानिक क्या होते हैं? भिन्न परमाणु संख्या, भिन्न रासायनिक गुण, समान परमाणु संख्या, इनमें से कोई नहीं। तो समस्थानिक देखो 2 चीज होता है, एक समस्थानिक होता है, एक संभारिक होता है। ठीक है, तो जिसमें भार बराबर हो उसको हम लोग संभारिक कहते हैं, और जिसमें समान परमाणु संख्या हो उसको हम लोग समस्थानिक कहते हैं। तो जिसकी परमाणु संख्या बराबर हो उसको हम लोग क्या कहते हैं? समस्थानिक। तो परमाणु संख्या, समान परमाणु संख्या कहाँ है? तो ऑप्शन नंबर 3 है। तो इसमें लॉक कर देते हैं इसको। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगर आपको वीडियो मजा आ रहा होगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। सोडियम का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है? तो सोडियम का जो सबसे पहले परमाणु संख्या याद करना होगा। तो सोडियम का जो परमाणु संख्या होता है 11 होता है। कितना होता है? 11 होता है। तो अब इसको हम लोग बांटेंगे कैसे? देखो, पहला घर में 2 रखेंगे चूंकि 2 ही, उसमें 2 ही रहता है लोग। दूसरा घर में हम लोग 8 रखेंगे चूंकि 8 ही लोग रहता है दूसरा घर में, है ना। आप लोग को बताए भी होंगे हम जब पढ़ा रहे होंगे इसको, ठीक है, तो उस समय हम बताए थे के में 2 आदमी रहता है, एल में 8 आदमी रहता है, के एल, एम में 8 आदमी रहता है, और एन में 18 आदमी रहता है। इस तरीके से हम बताए थे, ठीक है। तो पहले 2 भरेंगे, फिर 8 भरेंगे। अब कितना बच गया? देखो 8 2 10, 1 बच गया, तो 1 तीसरा घर में हो जाएगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक का सही विन्यास कौन सा हो जाएगा? 2 8 1, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सही क्या हो जाएगा? 2 8 1। तो ऑप्शन नंबर देखिए कौन सा है? 2 8 1। तो ऑप्शन नंबर 4 है, ठीक है। तो समझ में आ रहा है? आगे बढ़ते हैं। किसी तत्व के परमाणु में 18 न्यूट्रॉन है और 17 प्रोटॉन है, तो तत्व का परमाणु द्रव्यमान क्या होगा? अभी जस्ट हमने बताया कि परमाणु द्रव्यमान हम लोग कैसे निकालते हैं? P+N, ठीक है, परमाणु P+N। तो देखो यहाँ प्रोटॉन कितना है? 17 है, और न्यूट्रॉन कितना है? 18 है। दोनों को जोड़ दो जल्दी से। तो दोनों को अगर हम जोड़ते हैं तो 17 18 35 होता है। इसका परमाणु द्रव्यमान कितना हो जाएगा? 35 हो जाएगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर किस में नजर आ रहा है? 35। तो ऑप्शन नंबर 1 में आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर 1 में लॉक कर देते हैं। आगे बढ़ते हैं। यदि किसी वस्तु का विस्थापन 0 है तो उस वस्तु द्वारा तय की गई दूरी क्या है? विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट 0 है। अगर कोई आदमी यहां से स्टार्ट करता है चलना, ठीक है, और वहीं पे कहीं घूम फिर के और जाके वहीं रुक जाता है, तो उसका विस्थापन 0 होगा। उसका विस्थापन क्या होगा? 0 होगा। लेकिन क्या उसका दूरी 0 होगा? नहीं। अगर किसी को बोल देंगे कि तुम एको नहीं घुमा, तो मारबो करेगा, है ना। कहे कि ये तो ऐसे घूम के आया ना जी, तो इसका दूरी तो कभी 0 नहीं होगा, लेकिन विस्थापन 0 होगा, ठीक है। तो 0 है तो उस वस्तु की तय की गई दूरी कितना हो जाएगा? तो
बढ़ भी सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन देखिए यहाँ पे शून्य, शून्य नहीं, ऋणात्मक या शून्य अथवा शून्य नहीं भी हो सकता है। तो किसी वस्तु का विस्थापन शून्य हो भी सकता है। अगर मान लो कि कोई आदमी यहाँ पे खड़ा है और कहीं घूमा ही नहीं, तो उसका विस्थापन शून्य हो गया। ठीक है, लेकिन उस वस्तु द्वारा तय की गई दूरी क्या हो जाएगा, शून्य हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर ये घूम फिर के यहाँ आ गया होगा तो दूरी तो चेंज हो जाएगा, लेकिन अगर यहीं पे खड़ा है तो उसका शून्य भी हो सकता है। तो इसमें हम लोग कंप्लीट नहीं बता सकते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, शून्य हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ओडोमीटर क्या मापता है? तो आप गाड़ी चलाते होंगे तो आपको पता होगा, नहीं भी चलाते होंगे तो पापा चलाते होंगे, उनको पता होगा। ठीक है, तो गाड़ी के आगे एक ठो लगा होता है मीटर। ठीक है, उसमें एक होता है स्पीडोमीटर, एक होता है ओडोमीटर। ठीक है, तो ओडोमीटर जो है वो दूरी को मापता है और स्पीडोमीटर किसको मापता है, चाल को मापता है ना, चाल को मापता है स्पीडोमीटर, कितना स्पीड चल रहा है। तो हमको किस चीज का पूछ रहा है, ओडोमीटर क्या मापता है? तो ओडोमीटर किसको मापता है, दूरी को मापता है, डिस्टेंस को मापता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। स्पीडोमीटर रहा तो क्या लिखेंगे, चाल को मापता है ना, स्पीडोमीटर स्पीड को मापता है, फटाक से लिखेंगे। आगे देखते हैं हम लोग 16 नंबर सवाल। क्या लिखा हुआ है, 18 किलोमीटर प्रति घंटा का वेग मीटर पर सेकेंड में, है ना, मीटर पर सेकेंड के तुल्य होता है। तो देखो क्या बोल रहा है, 18 किलोमीटर। ठीक है, 18 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको हम लोग को इसमें चेंज करना है, मीटर पर सेकेंड में चेंज करना है। तो ध्यान रखना, ये किलोमीटर बड़ा है और मीटर पर सेकेंड छोटा है। तो जब बड़ा से छोटा की तरफ आते हैं तो इसको हम गुना कर देते हैं, 5 को ऊपर 18 को नीचे। ठीक है, अब जब इसको हम कैंसिल करते हैं तो 18 से 18 कट हो गया, तो बचा क्या, 5 बचा, 5 बचा। तो ये क्या हो जाएगा, 5 मीटर पर सेकेंड इसका आंसर हो जाएगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा में नजर आ रहा है, 5, तो 4 में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन थोड़ा सा अगर पलट देता, बोल देता मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करो, तो हम किसको गुना करते, 18/5 को गुना करते। ठीक है, जो संख्या दिया रहता उससे। लेकिन जब किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर पर सेकेंड में हम चेंज करेंगे तो 5/18, 5 ऊपर कर देंगे, 18 को नीचे कर देंगे। ठीक है, तो ये चीज याद रखना, स्क्रीनशॉट इसको आप ले सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन 100% एक तो यहाँ डाला हुआ रहता है। ठीक है, तो इस चीज को 2-3 ठो क्वेश्चन इस तरीके से कंप्लीट कर लो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। किसी विशेष दिशा में कण की चाल उसका क्या होता है, वेग होता है, त्वरण होता है, चाल होता है, इनमें से कोई नहीं। तो बताओ बच्चों, वेग, इसका आंसर क्या हो जाएगा, वेग, वेलोसिटी। ठीक है, किसी विशेष दिशा में कण की चाल उसका क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। न्यूटन किसका मात्रक है? एकदम बच्चा लोग को पता होगा न्यूटन किसका मात्रक है, तो बल का मात्रक है। किसका मात्रक है बताइए, न्यूटन बल का मात्रक है ना। चलो, जैसे बोलते हैं ना बल का सही मात्रक क्या है, तो फटाक से बोलते हैं न्यूटन, है ना। तो इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं हम लोग। 19 नंबर, न्यूटन का गति का कौन सा नियम बल का परिभाषा देता है? तो न्यूटन की गति का कितना नियम था, 3 नियम था। ठीक है, तो ये तीनों नियम में से कौन सा नियम जो था जो बल का परिभाषा देता? तो पहला नियम बच्चों, इसका फर्स्ट नियम जो था वो क्या था, नियम बल का जो है परिभाषा देता था। ठीक है, तो इसका पहला नियम था क्या, कि यदि कोई वस्तु अगर विराम अवस्था में है तो वो हमेशा विराम अवस्था में ही रहेगी, और कोई वस्तु अगर गति अवस्था में है तो वो गति अवस्था में ही रहना चाहेगी। यही न्यूटन का पहला नियम था। ठीक है, और यही बल का परिभाषा देता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ध्वनि तरंग की चाल सबसे ज्यादा किसमें होती है? तो ध्वनि मतलब आवाज जो सबसे ज्यादा किस में चलता है बताइए, ठोस में, द्रव में, गैस में, या तीनों में समान? तो बच्चों, जो ध्वनि जो चलता है उसका जो चाल है सबसे ज्यादा जो होता है ठोस में होता है। ठीक है, आप देखे होंगे कि अगर एक साइड इस तरीके से कहीं सामान रखा हुआ बड़ा सा, आप यहाँ पे टक से आवाज करते हैं, कुछ चीज से मारते हैं तो फटाक से यहाँ पे आवाज चला जाता है। लेकिन अगर पानी में, अगर यही चीज पानी रहा और पानी में अगर पत्थर फेंकते हैं तो यहाँ तक आवाज जाने में टाइम लग जाता है। गैस में तो भी टाइम लग जाता है, लेकिन जो ठोस होता है उसमें क्या होता है, तुरंत चला जाता है। क्यों? क्योंकि उसके कण जो होते हैं सटे सटे होते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। श्रव्य ध्वनि का प्रास होता है, तो 3 चीज होता है बच्चों, श्रव्य ध्वनि, प्राश्रव्य ध्वनि और अवश्रव्य ध्वनि। ठीक है, तो श्रव्य ध्वनि का जो प्रास होता है 20 से 20,000 हर्ट्ज तक। कितना तक? 20 से 20,000 हर्ट्ज तक। अब बात करें कि मनुष्य कौन सी ध्वनि सुनता है, श्रव्य ध्वनि, प्राश्रव्य ध्वनि या अवश्रव्य ध्वनि? तो मनुष्य जो है श्रव्य ध्वनि सुनता है 20 से 20,000 हर्ट्ज तक। अब अवश्रव्य ध्वनि जो हम बोले, अवश्रव्य ध्वनि है ना,
अवश्रव्य ध्वनि। तो अवश्रव्य जो होता है वो 0 से 20,000 हर्ट्ज तक, 0 से 20 हर्ट्ज तक है ना। और एक प्रा जो बोले हम, प्राश्रव्य ध्वनि, ये कहाँ तक, ये जो आपका है 20,000 से अधिक, 20,000 से अधिक जो होता है वो प्राश्रव्य ध्वनि। ठीक है, एक बार मैं यहीं से रिमाइंड करवा दे रहा हूँ। इसको हम लोग अवश्रव्य ध्वनि कहेंगे, इसको श्रव्य ध्वनि, और 20,000 से अधिक जो है उसको हम लोग क्या कहेंगे, प्राश्रव्य ध्वनि, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। आवृत्ति n तथा तरंग दैर्घ्य लैम्डा वाले तरंग की चाल v में क्या संबंध है। तो बच्चों इसको याद रखना, एक फॉर्मूला होता है v इज इक्वल टू n और लैम्डा। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा। ठीक है, याद कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 है ना। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। कार्य का इकाई मात्रक क्या होता है। ठीक है, याद कराने का बहुत अच्छे तरीका इसका बताए थे, ट्रिक बताए थे, काजू काजू। कार्य का इकाई मात्रक जूल है ना, जूल। तो ऑप्शन नंबर इसका 1 राइट हो जाएगा। कार्य का इकाई मात्रक याद रखना जूल होता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक g का मान कितना होता है। तो इसका याद रखिएगा 6.67 इंटू 10 का पावर -11 है ना, -11। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन 1 में भी यही सेम चीज़ है और ऑप्शन बी में भी यही सेम चीज़ है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए लेकिन -11 हम बोले, तो -11 किस में, ऑप्शन नंबर 2 में। तो ये याद रखिएगा 6.67 इंटू 10 का पावर -11। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग 25 नंबर सवाल में। क्या लिखा हुआ है, 4 वस्तुएं PQRS के द्रव्यमान क्रमशः 5 kg, 10 kg, 15 kg तथा 20 kg किसका जड़त्व सबसे अधिक होगा। तो बताओ किसका जड़त्व सबसे अधिक होगा, जो सबसे भारी होगा। सबसे भारी कौन है, 20 kg, और 20 kg का नाम क्या है, एस नाम है ना, एस नाम है। पी का नाम 5 kg, क्यू का नाम 10 kg, आर का नाम आर जो है वो 15 kg है, और एस जो है 20 kg है। तो सबसे ज़्यादा जड़त्व तो किस में होगा, एस में होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर 4 है। तो ये राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्न में कौन सही है। तो बताइए, यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, इसको याद कर लीजिएगा, इसी से बन जाएगा आपका। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कहाँ पे नज़र आ रहा है इस टाइप से, अच्छा देखिए पहला में ही नज़र आ रहा है। कैसे नज़र आ रहा है कि ये जो माइनस में यू स्क्वायर है, इधर आके प्लस में यू स्क्वायर नहीं हो जाएगा। तो यही तो सेम चीज़ हुआ। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। आत्महत्या का थाईलिक किसे कहते हैं। देखो कितना लॉलीपॉप क्वेश्चन है। ठीक है, क्लास 8 में भी पढ़े होंगे। आत्महत्या की थाईलिक किसे कहते हैं, है ना, बिजली का घर किसे कहते हैं, ये सब तो पढ़े होंगे आप। तो आत्महत्या की थाईलिक किसे कहते हैं, लाइसोसोम को कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। कोशिका की खोज किसने की, बताइए, बच्चा वाला सवाल पूछ रहा है, बताओ कौन, रॉबर्ट हुक, फटाक से। चलो आगे आते हैं हम लोग। जीन बने होते हैं, जीन किसके बने होते हैं, तो डीएनए के खंड से, है ना। जीन जो किससे बने होते हैं, डीएनए के खंड से। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा। रंगीन प्लास्टिड्स को कहते हैं, तो ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों इसका राइट जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। रंगीन प्लास्टिड को क्या कहते हैं, क्रोमोप्लास्ट कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। रक्त क्या है, ब्लड इज क्या है, बताइए, तरल संयोजी उत्तक, स्थायी उत्तक, वस्य उत्तक, हरित लवक। तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा तरल संयोजी उत्तक। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा। जो ब्लड क्या है, तरल संयोजी उत्तक है। ठीक है, चलो आगे आते हैं हम लोग। रतौंधी कैसा रोग है। ठीक है, तो रतौंधी कैसे रोग, अनुवांशिक रोग, हार्मोन की गड़बड़ी से उत्पन्न रोग, कुपोषण से उत्पन्न रोग, विटामिन ए की कमी से उत्पन्न रोग। तो रतौंधी जो होता है बच्चों, विटामिन ए की कमी से होता है। किसकी कमी से, विटामिन ए की कमी से जो उत्पन्न रोग होता है उसी को रतौंधी कहते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। कॉर्क कोशिका में पाया जाता है, क्या पाया जाता है, लेटेक्स, सोल्यूलोज, सुब्रीन या लिग्नन। तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, सुब्रीन। ठीक है, कॉर्क कोशिकाओं में क्या पाया जाता है, सुब्रीन पाया जाता है। शरीर का बाहरी और भीतरी रक्षक आवरण बनाते हैं, संवेदी उत्तक, एपिथेलियम उत्तक, संयोजी उत्तक, कंकाल उत्तक। ठीक है, तो शरीर का बाहरी और भीतरी रक्षक का आवरण जो बनाते हैं बच्चों, ये जो हो जाएगा एपिथेलियम उत्तक। कौन सा हो जाएगा, एपिथेलियम उत्तक। ठीक है, याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्या लिखा हुआ है, एनीमिया नामक बीमारी किस पोषक तत्व की कमी से होता है।
तो एनीमिया जो होता है ये किसके कारण से, आयोडीन की कमी से, आयरन की कमी से, कॉपर की, या फिर जस्ता। तो एनीमिया जो बीमारी होता है बच्चों वो आयरन की कमी से होता है। किसकी कमी से, आयरन की कमी से, है ना। चलो आगे आते हैं हम लोग। एक दीर्घकालिक रोग है, दीर्घकालिक यानी कि लंबे समय तक का रोग, ठीक है, जो तुरंत ठीक नहीं होता है, लंबा समय तक का रोग होता है। कौन सा है, मलेरिया, एक्जिमा, जुकाम या हैजा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक्जिमा। एक्जिमा जो है ये दीर्घकालिक रोग है, लंबे समय तक होता है, ठीक है, जल्दी ठीक ही नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के बढ़ने का संबंध है, तो कैसे बढ़ता है, समुद्र तल के उठने से, ओजोन परत के अपक्षय से, अम्ल वर्षा से, चक्रवात से। तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड जो बढ़ने का संबंध है ये समुद्र तल के उठने से, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। पौधे जिन पदार्थों का संश्लेषण करते हैं वे कहलाते हैं, तो जैव रसायन, चट्टान, फल या कार्बोहाइड्रेट। तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा जैव रसायन, ठीक है, बायोकेमिकल, ठीक है। तो बायोकेमिकल इसका राइट आंसर हो जाएगा, जैव रसायन। पौधे जिन पदार्थों का संश्लेषण करते हैं उसको क्या कहते हैं, जैव रसायन, ठीक है। आगे आते हैं हम लोग। क्या लिखा हुआ, मलेरिया रोग वाहक है। तो मलेरिया जो है ये किसका रोग वाहक है, यहाँ पे बताना है आपको, मक्खी, मच्छर, तिलचट्टा या चूहा, ठीक है। तो मलेरिया का रोग वाहक कौन है, आप लोगों को सबको पता है। किससे मलेरिया होता है जी, फटाक से कोई बच्चे को भी पूछेंगे तो तुरंत बोलेगा मच्छर से, लेकिन होता उससे नहीं, वो क्या है, रोग वाहक है। वो रोग को क्या करता है, एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाता है, ठीक है। आपको काटा, आपके घर में सबको काट दिया तो सबको मलेरिया फैल गया, इस टाइप से, है ना। ये क्या करता है, रोग वाहक का काम करता है, ले जाने आने का काम करता है, ठीक है। तो ये क्या है मच्छर इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। वे प्राकृतिक पदार्थ जिनका उपयोग मनुष्य अपने जीवन यापन एवं विकास के लिए करता है कहलाते हैं रासायनिक पदार्थ, वस्तु, प्राकृतिक संपदा या उपयोगी पदार्थ, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा, प्राकृतिक संपदा, नेचुरल रिसोर्स। वे प्राकृतिक पदार्थ जिनका उपयोग मनुष्य अपने जीवन यापन को विकास करने के लिए करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्राकृतिक संपदा। तो ये था बच्चों आप लोग का पूरा 1 से लेकर 40 तक का क्वेश्चन, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को ये पूरा का पूरा क्वेश्चन आप लोग को बहुत ही मज़ा आया होगा, समझ में आया होगा, ठीक है। और ये मॉडल सेट 1 है, ठीक है, सेट 1 है। सेट 2 ही बहुत जल्दी ही हम प्रोवाइड करवा देंगे, ठीक है, सेट 2 भी हम बहुत जल्दी प्रोवाइड करवा देंगे। आप हमारे चैनल पे बने रहें। और ये था कितना का, 21 और 22 का, ठीक है, 20 और 21 का था ना, 20 और 21 का। और 21 और 22 का अगर आपको देखना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दिए हैं, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं, ठीक है। और हमसे आप कंटिन्यूअस जुड़े रहने के लिए आप हमारे इंस्टाग्राम पे देख सकते हैं, विजिट कर सकते हैं, वहाँ देख सकते हैं, फॉलो करके आप हमारे एक अच्छे फ्रेंड्स बन सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चों, धन्यवाद।